हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्जुन और आज हम लोग लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम लाइन्स एंड एंगल्स, 9th क्लास का है ना। और सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आइए, यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख रखा है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइन और एंगल का एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या है। फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे इसमें। इसके बाद एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, फिर ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको हम लोग डिस्कशन में लाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइन के बारे में कि लाइन क्या है। तो लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है ना, एक स्ट्रेट पाथ जो कि जिसके दोनों एंड्स इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड हो। ठीक है, देखिए ये एक लाइन है, इसका दोनों ही तरफ, इसके दोनों ही तरफ जो ये एंड हैं इसको हम लोग इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते हैं। इसको और दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, यदि हम लोग इसको दोनों ही साइड में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर देते हैं तो ये लाइन बन जाता है। और यहां पे मैंने लिख रखा है कि लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ एंड थिकनेस। ठीक है, तो लाइन हमारा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि एक स्ट्रेट पाथ जिसका कोई अंत ना हो। चलिए, तो ये हो गया लाइन के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगल के बारे में। देखिए लाइन जो है, लाइन को हम लोग डिनोट करने का हमारा तरीका क्या है, या तो इसके ऊपर दो पॉइंट ले लीजिए ए बी, है ना, और उसको उसके ऊपर एक लाइन का छोटा सा सिंबल अपन बना लेते हैं, या फिर हम लोग इस किसी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इसको एक स्मॉल लेटर से भी एल से, एम से या एन से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे दो तरीके लाइन को डिनोट करने के हैं। आइए अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। देखिए एंगल क्या है, तो एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल जो है दो नॉन कोलिनियर रेज से मिलके बनता है जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। जैसे मैंने एक यहां पे फिगर बना रखा है, देखिए यहां पे हमारे पास एक ओ ए रे है, एक रे क्या है ओ ए, और दूसरी रे ओ बी है। ठीक है, और ये दोनों ही ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक एंगल है। ठीक है, तो एंगल क्या है, दो नॉन कोलिनियर रे का यूनियन है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। अब देखिए इसमें जो दोनों ही रेज का इनिशियल पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ एंगल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये जो दो रेज हैं, जैसे एक ये रे और एक ओ बी रे और ओ ए रे, इनको हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं। आर्म्स ऑफ एंगल, एक को इनिशियल आर्म बोलते हैं, दूसरे को टर्मिनल आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल, लाइन और एंगल का एक बेसिक एक तरह से डेफिनेशन हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एंगल जो है, कोई भी एंगल है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। तो एवरी एंगल हैज अ मेजर एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री। तो देखिए वन राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, और 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस इस मेजरमेंट के ऊपर हमारे इस चैप्टर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहां पे लिख रखा है, इसको ध्यान में रखना है। अब आता है एंगल, हम लोग पढ़ लिए, तो एंगल एडिशन एक्सियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि इफ x इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी ए सी। देखिए एक एंगल मैंने ले लिया बी ए सी, ठीक है, इसके इंटीरियर में कहीं भी कोई एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया x। ठीक है, तो ये कहता है देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एंगल बी ए सी, इसका मेजरमेंट एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स
प्लस एंगल CAX के सम के बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल एडिशन एक्सियम। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि जो बड़ा वाला एंगल है इसके बीच में यदि कोई भी आप एक पॉइंट ले लेते हैं तो उस केस में यहां पे दो एंगल फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है BAX और दूसरा फॉर्म होता है CAX। ठीक है, यानी कि ये देखें, एक एंगल फॉर्म हुआ यहां से BAX और दूसरा CAX, तो इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो उसका मेजरमेंट एंगल BAC के बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं एंगल एडिशन एक्सियम। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं राइट एंगल के बारे में। तो एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। मान लीजिए मैंने यहां पे एक एंगल बनाया, ठीक है, एंगल का नाम रख दिया AOB। इसको हम लोग जनरली एंगल को थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखिए एंगल जो है यहां पे जो थीटा है, इसकी वैल्यू, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक राइट एंगल है। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू, जिसका मेजरमेंट जो है 90 डिग्री के बराबर हो, हम उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, दूसरे एंगल की बात कर लेते हैं, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब ये है कि एक ऐसा एंगल, मान लीजिए मैं यहां पे उस एंगल को थीटा मान लेता हूं जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो, क्या हो, 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो। ठीक है, जैसे इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहां से एक एंगल ड्रॉ कर लिया, एंगल AO और B, और इस बीच की जो वैल्यू है, इस एंगल का मेजरमेंट जो है उसको थीटा मान लिया। तो यहां पे कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होगी उसको हम लोग अक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब यह है कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने इधर, और यहां से इधर की तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ AOB, और इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है ना, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, ऐसा जो भी एंगल होगा उसको अपन ऑब्ट्यूस बोलेंगे। आइए नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब ये है एक ऐसा एंगल जिसके एंगल का मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो इस एंगल का जो दोनों रे होंगे वो ओपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। दोनों ही रे क्या होंगे, ओपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यदि एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में होगा। तो ये जो एंगल बना यहां पे, ये इस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। तो ये तो एग्जैक्टली 180 डिग्री के ही बराबर होगा स्ट्रेट एंगल। आई होप कि ये एंगल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो है क्या होता है, तो देखिए एक ऐसा एंगल की वैल्यू जो 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो। 180 डिग्री से बड़ी हो और 360 डिग्री से छोटी हो। तो देखिए इसको जब आप बनाओगे तो मैंने एक रे इधर बना दिया और एक ऐसे बना दिया। अब देखिए यहाँ O, ये B और ये पॉइंट A है, यानी कि ये जो एंगल बना यहां से इस साइड में, ये क्या होगा, इसको अपन मानेंगे थीटा, और इसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी और 360 से छोटी होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, या फिर इसका एक और भी तरीका है इसको बोलने का, हम लोग कह देते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल, ये जो इस साइड में एंगल AOB बन रहा है,
इसका यदि हम ऐसे लिख दें कि रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो भी इसका मतलब ये है, इधर तो एंगल AOB बन रहा है, तो इसका रिफ्लेक्स मतलब 360 में से उसको घटा दो, तो ये क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल में हम लोग एक तरह से डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ एंगल के बारे में। ठीक है, दो एंगल होंगे, उनको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल तब बोलते हैं जब उन दोनों ही एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोग ये कहेंगे कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ मान लेते हैं दो एंगल, एक θ1 और दूसरा एंगल θ2 है, यदि इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो हम लोग कहेंगे कि θ1 एंड θ2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, या फिर θ1 इज कंप्लीमेंट्री टू θ2 एंड दोनों तरफ से बोल सकते हैं θ2 जो एंगल है ये भी θ1 के कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है ये। चलिए अब हमारे पास है 7 नंबर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो तो हम लोग उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो उसको आप क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, तो देखिए हम लोग कहते हैं कि मैंने ये एक फिगर ड्रॉ कर दिया है। देखिए मैंने लिखा है कि अ रे OX इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। देखिए ये जो हमारा बीच में मैंने बना रखा है O से लेके X, ये एक रे है। ठीक है, इस रे को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कब बोलते हैं, इस रे को हम एंगल बाइसेक्टर तब बोलते हैं जब इसके द्वारा इस एंगल का लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों ही साइड में जो बनाए गए एंगल हैं इनकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। तो उस केस में OX को अपन क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए यहां पे यही चीज लिखा है मैंने कि रे OX इज सेड टू बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर हम इस OX रे को बोलेंगे कब, जब एंगल AOX, यहां पे मैंने लिख रखा है एंगल AOX इज इक्वल एंगल BOX, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो। तो उस केस में ये OX क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। इसका रिवर्स भी अपन कह सकते हैं। रिवर्स क्या कह सकते हैं, रिवर्स ये है कि यदि OX एंगल बाइसेक्टर है तो उस केस में इस साइड वाला एंगल इस साइड वाले एंगल के बराबर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि एंगल बाइसेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो देखिए दो कोई भी एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब पहला कंडीशन कि दे हैव सेम वर्टेक्स, यानी कि दोनों ही एंगल का वर्टेक्स जो है सेम हो। दूसरा कि हैव अ कॉमन आर्म, उन दोनों में कोई एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए मान लो मैंने यहां पे एक एंगल AOB बना दिया, एंगल AOB बना दिया। एक दूसरा एंगल मैंने बनाया एंगल BOC, एंगल BOC। पहला एंगल मैंने ये बनाया था, दूसरा एंगल BOC बना दिया। अब देखिए मैं कहूंगा कि एंगल AOB जो बनाया है इसका वर्टेक्स कौन है, तो आप बोलोगे O पॉइंट पे, है ना। और जो दूसरा एंगल बनाया है एंगल BOC, इसका भी वर्टेक्स यदि मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे, पॉइंट O है ना। अब इसके बाद यानी कि इन दोनों ही एंगल का वर्टेक्स क्या है, सेम है। मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दोनों ही एंगल का वर्टेक्स क्या है,
ओ पॉइंट पे है यानी वर्टेक्स सेम है, यानी पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। दूसरे कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन ये कि इन दोनों का कोई ना कोई एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अब देखिए जब आप एंगल का नेम आप राइट करोगे ना, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहां पे भी ओबी हमें दिख रहा है और यहां पे भी ओबी यानी बीओ ये दिख रहा है। तो यानी कि ये जो ओबी रे है, बीच में जो रे दिखाई दे रहा है हमें, ये दोनों ही एंगल का आर्म है ना। मैं बताया था कि ये कोई भी एंगल है दो आर्म से बनता है, यानी दो रे के यूनियन से बनता है। तो यानी कि यहां पे हमें दिख रहा है कि यहां पे ओबी जो रे है ये दोनों में ही कॉमन है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो कॉमन आर्म है, देखिए तो ये वाला कॉमन आर्म है ना, ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म है दोनों ही एंगल का। अब जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब ये हुआ नॉन कॉमन आर्म, और इस एंगल का इस ओसी जो है ये भी क्या हुआ, नॉन कॉमन आर्म हुआ। तो देखिए इसने ये बोला है कि नॉन कॉमन आर्म जो है आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म के एक यदि नॉन कॉमन आर्म राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट में होना चाहिए। तो उस केस में आप इन दोनों ही एंगल को क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का इतना सा ही केवल और केवल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। ये एक फिगर मैंने बना रखा है, इसमें भी आपसे यदि पूछा कि एंगल AOX एंड एंगल BOX की यदि अपन बात करें तो ये एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स, तो मैंने देखा हाँ दोनों के लिए सेम वर्टेक्स O पॉइंट पे है। इसके बाद दूसरा कंडीशन, क्या इन दोनों में कोई आर्म ऐसा है जो कॉमन है, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, यहां पे भी OX दिख रहा है और इसके नाम में भी OX दिख रहा है। तो यानी कि दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, कॉमन आर्म है। अब तीसरा ये देखना है आपको कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के आइदर साइड होना चाहिए, मतलब कॉमन आर्म ये बीच वाला है तो एक या तो उधर, एक यदि लेफ्ट में तो दूसरा राइट में होना चाहिए, और ऐसा है यानी कि इन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में आप बहुत पढ़े होंगे, तो आइए देखते हैं। कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 तो बन रहा हो, साथ साथ जब वो एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो देखिए ये लिख रखा है मैंने कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज। ठीक है, तो देखिए यहां पे दो, यहां पे एंगल में लिख देता हूं, एंगल AOC, ठीक है, एंड एंगल BOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, एक एंगल ये वाला और दूसरा इधर, है ना। तो इनको हम लोग कहेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल, सॉरी लीनियर पेयर एंगल, जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 हो, साथ साथ ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल हो। यानी कि किसी भी दो एंगल को लीनियर पेयर बोलने के लिए अपन को यह ध्यान में रखना होगा कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री बनता हो और साथ साथ वो एडजेसेंट एंगल्स हो। और देखिए दूसरा एक तरीका क्या है जो यहां पे लिखा है कि क्या, दो एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर तब बोलते हैं जब उनका जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट रेज बन जाए। देखिए तो देखते हैं, इस एंगल के बारे में देखा मैंने, इसके दो रे कौन कौन से हैं, AO एंड OC, है ना, AO एंड OC। इधर वाला जो एंगल है इसके लिए देखते हैं, इसके लिए यदि बात करें तो इसके दो रे हैं, एक OB और दूसरा OC, है ना। अब देखिए OC रे जो है इन दोनों एंगल में आ रहा है ना, OC रे दोनों में आ रहा है, यानी कि ये कॉमन आर्म हुआ। अब जो नॉन कॉमन आर्म है वो कौन है, एक AC है, सॉरी एक OA है और दूसरा OB है, और ये दोनों देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक उधर है तो दूसरा इधर की डायरेक्शन में। तो इस केस में भी ये दोनों ही एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका सम
आप इसको भी लिख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं इस एंगल का ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो देखिए हम लोग कहते हैं कि लीनियर पेयर हम तब बोलेंगे θ1 और θ2 को जब θ1 एंड θ2 एडजेसेंट एंगल हो सबसे पहले, एडजेसेंट एंगल्स हो सबसे पहले, है ना, और दूसरा कि इनका सम क्या हो, इनका सम हो 180 डिग्री। तो ये दोनों ही कंडीशन यदि रहेगा तो आप उसको लीनियर पेयर बोल सकते हो। चलिए यहां पे लिख भी दिया है, दो एंगल जो लीनियर पेयर हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स का मतलब ये है जहां कहीं भी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, तो वो उस पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट देती हैं, है ना। तो इस केस में देखिए, इस केस में two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. If their arms form two pairs of opposite rays. देखिए मैं दो एंगल यहां पे कंसीडर करता हूं। सबसे पहले एंगल AOC एंड एंगल BOD के बारे में, एंगल AOC और एंगल BOD के बारे में। देखिए तो एंगल AOC की यदि हम बात करते हैं तो इसके रे कौन कौन से हैं। देखिए तो यहां पे मैं बात करूंगा तो एंगल AOC AO यानी OA रे से मिलके बना है और दूसरा OC रे से मिलके बना है ना। और दूसरा जो एंगल है BOD, इधर ऊपर वाला ये वाला एंगल, हम लोग इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं BOD, इसमें OB एक रे है और दूसरा OD रे है ना। तो हमें ये देखना है कि यहां पे जो दो रे हैं और यहां पे जो दो रे हैं क्या उनसे ओपोजिट रेज फॉर्म हो रहा है। तो मैंने यहां से लिया AO और यहां से OB। देखिए तो इसको देखते हैं। देखिए OA यहां से इस डायरेक्शन में है ना, इस वाले एंगल का, और OB यहां से इस डायरेक्शन में है। क्या ये ओपोजिट रे फॉर्म नहीं कर रहे? तो बोलेंगे यस, ओपोजिट रे फॉर्म हो रहा है ना। और इसके बाद दूसरा यहां से OC लेंगे तो OC देखिए इधर इस डायरेक्शन में है, और यहां से यदि लेंगे तो OD इस डायरेक्शन में गया है। यानी कि कोई भी दो एंगल जिनके आर्म्स जो हैं यदि ओपोजिट रे, टू पेयर ऑफ ओपोजिट रे यदि फॉर्म हो रहा है तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल है। ओके, तो यहां पे यानी कि क्रॉस यदि बनेगा तो ये यदि नीचे साइड में कोई एंगल है वो ऊपर वाले के इक्वल होगा, और जो ऊपर वाले साइड में है वो इधर वाले के इक्वल होगा। जैसे देखिए, यानी कि इधर वाला एंगल इसके इक्वल और इस साइड वाला जो एंगल है वो इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकली ओपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD, ठीक है, एंड एंगल BOC इज इक्वल एंगल AOD। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, यानी कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होते हैं। और पहचानने का यही तरीका है कि एक एंगल यदि आप बोल रहे हो कि डाउन साइड में बन रहा है नीचे की तरफ तो दूसरा ऊपर बनेगा, ठीक है, और यदि एक को आप लेफ्ट में मान रहे हैं तो ठीक ओपोजिट उसके राइट में बनेगा, तो वो दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, तो आइए कोई भी यदि दो एंगल रेशियो में है इसका मतलब क्या है, आइए लिख देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। देखिए जब भी कोई भी चीज रेशियो में होती है तो हम लोग रेशियो को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट रेशियो बी x। ठीक है, अब यहां पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4x एंड 5x। तो देखिए इसलिए अब यहां पे यदि रेशियो आपने लेट कर दिया तो मैंने माना कि दो एंगल जो सप्लीमेंट्री है, एक एंगल का नाम मैंने रख दिया θ1, तो वो क्या हो जाएगा 4x, और दूसरा एंगल का नाम मैंने रख दिया θ2, तो वो कितना हो जाएगा जी 5x। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, है ना, कि यदि रेशियो गिवन है तो हम लोग उसको
यदि रेशियो को x मान लिया तो एग्जैक्ट वैल्यू जो पहले एंगल की होगी वो 4 इंटू समथिंग होगी, और रेशियो x माना है तो 4 इंटू एक्स होगी। अब जो दूसरा एंगल है, रेशियो यदि पहला 4 के रेशियो में है तो दूसरा 5, यानी कि दूसरा जो एंगल होगा 5x होगा। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, उनका सम क्या होगा, उनका सम क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, θ1 प्लस θ2 सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा इनका सम, है ना। तो देखिए θ1 की जगह मैंने 4x पुट कर दिया और θ2 की जगह 5x इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये सम करेंगे 9x इज इक्वल 180 डिग्री, है ना। x इज इक्वल क्या, 9 से कैंसिल आउट करोगे 20 टाइम्स जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, अब आपसे बोला है कि फाइंड द एंगल्स, यानी कि जो पहला एंगल है, अब ये x की वैल्यू आप ला करके यहां पे पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 20 डिग्री, तो यहां पे 80 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा एंगल 5x यानी कि 5 इंटू 20 डिग्री, ये आ जाएगा 100। ठीक है, ये दोनों एंगल आ गए। अब देखिए इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री बन रहा है ना, यानी कि ये एंगल हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसी तरह से अपन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल्स। ओके, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना, एक कंप्लीमेंट्री और दूसरे कंप्लीमेंट्री के बीच में कुछ रिलेशन दे देता है आपको आपसे और पूछता है कि दोनों एंगल फाइंड आउट कीजिए या फिर एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो आइए सबसे पहले मैंने कहा कि जब कभी भी इस तरह से दे आपको, तो आपको लेट कर लेना है, लेट एंगल इज इक्वल x डिग्री। आपको एंगल क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट बोला है ना, तो यहां पे एंगल यदि x है तो इस एंगल का कंप्लीमेंट क्या होगा, इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल या इट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल, देखिए दो एंगल कंप्लीमेंट्री होते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो एक यदि उसमें से x डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा, है ना, क्या होगा 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। क्लियर है। अब उसने बोला है कि एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट्री बाय 10 डिग्री, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है 10 डिग्री के बराबर है। तो देखिए मैंने लिखा x डिग्री माइनस इसका कंप्लीमेंट्री कितना है 90 माइनस एक्स इज इक्वल कितना 10 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल 10 डिग्री। 90 को आप उधर भेजेंगे, लेफ्ट साइड में x प्लस एक्स 2x और 10 प्लस 90 यानी ये क्या बन गया 100 डिग्री। x इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 100/2 यानी 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। और उसने यही पूछा है कि एंगल फाइंड आउट कीजिए। आपने एंगल को क्या माना है x, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, और इसका कंप्लीमेंट चाहिए तो आप 90 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC यानी कि आपको AOC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसके बाद DOE यानी ये नीचे वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और इसके बाद BOF यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एंगल AOC के बारे में। देखिए तो एंगल AOC के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखना, एंगल AOC ये CD और AB रे से मिलकर बना है।
कौन से दो रे से मिलके बना है? तो देखिए ए बी एंड सी डी, इन दो रेज से मिलके बना है, यानी कि इन दोनों रेज के द्वारा इस साइड और इस साइड जो एंगल बनाया गया है ये वर्टिकली ओपोजिट होगा। जहां पे भी क्रॉस बनता है वहां पे वर्टिकली ओपोजिट ये एंगल फॉर्म होंगे, है ना, एक राइट तो एक लेफ्ट में। तो यानी कि यहां पे लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD, एंगल BOD, और ये कैसे इक्वल होंगे? इज इक्वल 35 डिग्री, है ना, क्योंकि BOD की वैल्यू 35 डिग्री है। तो यहां पे ये कैसे इक्वल होंगे? तो लिखेंगे वर्टिकली ओपोजिट, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही देखिए, सिमिलरली एंगल BOF, एंगल BOF इज इक्वल, ये देखें तो एंगल BOF यानी ये वाला एंगल और ये एंगल AOE दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये देखिए AB और EF रे से मिलके बने, है ना। तो BOF एंगल AOE के बराबर होगा और इनकी AOE 40 डिग्री के बराबर है, यानी BOF की भी वैल्यू 40 डिग्री के बराबर होगा। और क्या रीजन है यहाँ पे? रीजन यही है कि ये भी क्या है? वर्टिकली ओपोजिट है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। दो एंगल निकल गया, अब रह गया तीसरा एंगल DOE के बारे में, एंगल DOE के बारे में। अब देखिए तो मैं यहां पे सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूं, देखिए मैं COD को कंसीडर करूंगा तो देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक सीधी लाइन है, तो यानी कि यहां पे यहां से यहां तक जो एंगल बनने वाले हैं, देखिए तो यहां से यहां तक ये एंगल का सम टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। और आपको यहां पे AOC अपन निकाल चुके हैं, AOC कितना है? ये है 35 डिग्री, है ना, ये 35 डिग्री है। और ये बीच वाला एंगल 40 और ये एंगल अपन को निकालना है, और ये तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही साइड में बनने वाले सभी एंगल्स हैं, है ना। तो देखिए इसको मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए एंगल DOE प्लस एंगल AOE प्लस एंगल AOE प्लस एंगल AOC इज इक्वल 180 डिग्री, है ना। देखिए तो COD जब आप कंसीडर करोगे तो ये तीनों ही एंगल जो हैं, देखें तो ये तीनों ही एंगल जो हैं आपका फॉर्म कर रहे हैं एक स्ट्रेट एंगल, ये एंगल, ये वाला और ये वाला, इन तीन एंगल COD के इधर ये तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री होगा, यानी कि इन तीनों का सम 180 लिख दिया। अब देखिए DOE है, ये DOE हमें क्या करना है? निकालना है। अब देखिए AOE जो है 40 डिग्री है, ठीक है, ये कितना? 40 डिग्री। और AOC आपने निकाल रखा है 35 डिग्री इज इक्वल कितना? 180 डिग्री। देखिए एंगल DOE क्या हो जाएगा? एंगल DOE होगा 180 डिग्री, और ये दोनों का सम कितना? 75, ये उधर जाएगा तो माइनस में 75, है ना। तो यानी कि 105 डिग्री एंगल आपका DOE आ गया, ठीक है। तो यही तीन एंगल्स हमारे से पूछा गया था और ये हमने निकाल दिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इसमें सबसे पहले हमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहां पे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि दो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है। देखिए दो पैरेलल लाइंस का मतलब यह है कि ऐसी दो लाइन
जिनको जब हम इनफाइनाइट तक दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने के बाद वो एक प्लेन में कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहां पे लिख रखा है टू लाइंस एल एंड एम इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है एल पैरेलल एम। इस तरह से अपन लिखते हैं, लाइन एल ये ऊपर वाली और लाइन एम, यदि ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं किस दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ाने पे, तो उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और एल पैरेलल एम ये हमारा डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आई थिंक आपको समझ में आ गया है। किसी एक प्लेन में दो आप कोई भी लाइन लेते हैं, उनको किसी भी डायरेक्शन में यदि एक्सटेंड करें और वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक्सटेंड करने के बाद, तो उनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। आइए, पैरेलल लाइंस के बाद अपन बात करेंगे कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। ठीक है, कोई भी दो लाइन अपन लेंगे और वहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसमें किस तरह के एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक तरह से मेन कंटेंट है आपके इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग बोलते किसको है। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन का ये मतलब है कि कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ऐसा कोई भी दो लाइन अपन ने ले लिए और एक ऐसी लाइन जो इन दोनों ही लाइनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे मैंने ये लाइन एन इसका नाम दिया है। ठीक है, ये जो लाइन है यहां पे, ये ऊपर वाली लाइन इसको मैंने एल लिख दिया और नीचे वाले को एम, तो ये दो लाइनें हैं एल और एम। और एक ट्रांसवर्सल लाइन एन है जो कि एक लाइन है एन जो कि इन दोनों ही लाइनों को दो डिफरेंट पॉइंट पी और क्यू पे कट करती, तो अपन क्या बोलेंगे? लाइन एन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, यदि दो लाइन है तो दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो उस केस में उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो आई थिंक ट्रांसवर्सल लाइन आपको समझ में आ गया। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा किसी भी दो लाइन पे बनाए गए एंगल्स का क्या नाम होता है, कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं, जरा इसको ध्यान से समझना है आपको। ये है ऊपर में एन जो लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए, ट्रांसवर्सल ये जो लाइन है, लाइन एल को पॉइंट पी पे कट कर रही है और लाइन एम को ये पॉइंट क्यू पे कट कर रही है ना। यानी कि दो इंटरसेक्शन बन रहे हैं, एक पी पॉइंट पे और एक क्यू पॉइंट पे। अब हम लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे ये अपन ने मान लिया लाइन एल और लाइन एम, इनके बीच का जो रीजन है, इनके ये दो लाइन यदि अपन मानते हैं तो इनके बीच का रीजन मतलब ये अंदर वाला हो गया है ना, और बाहर की बात करें तो इस लाइन से उधर का और इस लाइन से इधर का ये आउटर रीजन होगा। तो देखिए, मैं कहता हूं कि इन दोनों ही लाइन के बीच का जो ये रीजन है, इसको अपन इंटीरियर रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर रीजन। और इन दोनों ही लाइन के बाहर, यानी कि इस लाइन से नीचे है ना, इस लाइन से नीचे एक्सटीरियर रीजन और इस लाइन से ऊपर भी क्या? एक्सटीरियर रीजन। इन दोनों लाइन के बीच का इंटीरियर रीजन और इन दोनों लाइन के, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे क्या हो गया? एक्सटीरियर रीजन। अब ध्यान समझना आप, देखिए, इंटीरियर रीजन में इन तीन लाइनों के द्वारा बनाया गया जो भी एंगल फॉर्म हुआ होगा उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। फिर से सुनिए, इंटीरियर रीजन में मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनाया जाएगा उसको अपन बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों, और जो एक्सटीरियर रीजन है, जैसे ये नीचे वाला और यहां से ऊपर वाला, इसको अपन बोलेंगे, इसमें जो भी एंगल फॉर्म होंगे उसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। तो आइए यहां पे देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल
का क्या मतलब है? तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये है कि एक्सटीरियर रीजन में बनने वाला जो एंगल होगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। देखिए तो लाइन एल से ऊपर की तरफ हमारा एक्सटीरियर रीजन है और यहां पे एक एंगल हमारा एंगल 2 फॉर्म हुआ है और दूसरा एंगल 1, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। फिर एक्सटीरियर रीजन हमारा इस एम लाइन के नीचे भी है, यानी कि यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 7 और ये एंगल 8, यानी कि ये भी दोनों क्या है? एंगल 7 और एंगल 8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि दोनों ही एक्सटीरियर रीजन में बनने वाले जो एंगल होंगे उनको एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। इसके अलावा एक और भी तरीका है इसको डिफाइन करने का। हम लोग कहते हैं ऐसा एंगल्स जिनका जब आप नाम लिखते हो तो PQ, जो ये PQ लाइन सेगमेंट है वो उसका आर्म ना बने। मतलब PQ यदि उस एंगल में शामिल नहीं है एंगल का नाम लिखते वक्त, तो वो सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। चलिए, इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है? इंटीरियर रीजन में बनने वाला। देखिए इन दोनों के बीच में बनेगा एंगल ये, यानी कि एंगल 3 की बात करें तो देखिए ये एंगल है ना, इंटीरियर रीजन। देखें तो एंगल 3 ये देखिए ये इंटीरियर रीजन में है। फिर एंगल 4 ये भी इंटीरियर रीजन है, दोनों लाइनों के बीच में बना है ना। इसके बाद एंगल 6 और एंगल 5 ये क्या है? दोनों लाइनों के बीच में एंगल बने हैं, 3, 4, 5 और 6, तो इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये 4 एंगल कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड से आप रिलेट करना। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन। क्या? सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो आइए देखते हैं यहां पे सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन का क्या मतलब है। थोड़ा सा इसको अपन समझेंगे कि सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब क्या है। देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर तो अपन को क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब है। ठीक है, किसका? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? चलिए देखें तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यह है कि सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन। मतलब पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। दो इंटरसेक्शन मतलब एक यहां P पॉइंट पे और एक Q पॉइंट पे। अब दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन, मतलब ये ध्यान समझना आप। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन ये है ना, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके राइट में मतलब ये वाला रीजन आएगा, है ना। और जो L लाइन है इसके ऊपर यानी कि अप, है ना। तो यानी कि P पॉइंट पे यदि राइट साइड अपर राइट ट्रांसवर्सल के राइट और इस लाइन के ऊपर की बात करें तो ये एंगल 1 होगा। वही सेम पोजीशन आपको पॉइंट Q यानी Q जो इंटरसेक्शन है यहां पे आके देखना है। ट्रांसवर्सल के राइट में मतलब इधर को, और इस लाइन के ऊपर यानी कि कौन सा एंगल है इस रीजन में? 5, यानी एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में अपर साइड में 6 और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में अपर साइड में यहां पे 2, यानी 2 और 6 क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखिए यहां पे ट्रांसवर्सल लाइन M के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट में 8 है और यहां M के नीचे 8, यानी कि यहां पे लोअर साइड लाइन का जो M लाइन है इसके नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट में यदि बात करें तो यहां पे एंगल 8 है। और यहां L के नीचे देखें तो यहां 4 और ट्रांसवर्सल के राइट में 4, यानी कि राइट और लोअर पोजीशन पे यदि बात करें, राइट और लोअर पोजीशन पे तो 4 और 8 क्या है? एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से 3 और 7 क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी कि सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन आपको देख लेना है। यदि पोजीशन उनका सेम है तो उस केस में क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आइए मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए तो एंगल 1
एंड एंगल 5, ये क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन है ट्रांसवर्सल के राइट लाइन के ऊपर। ओके, दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। सिमिलरली 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, और लास्ट कौन सा बच गया 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये क्या होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है। देखिए तो इंटीरियर एंगल यहां पे यदि हम बात करें तो इनको मैं अलग कलर कर देता हूं। देखिए तो इंटीरियर रीजन में ये एंगल 3, ये 4, ये 5 और ये 6, जो येलो कलर वाले एंगल है यही इंटीरियर एंगल है ना। आप देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर से भी चलो, लेकिन अल्टरनेट पॉइंट पे देखना है। मान लो मैंने कहा 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 3 के बाद इंटीरियर एंगल में 4 आएगा फिर 5 आएगा ना, यानी कि अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक को छोड़ के एक। तो मैं एक काम करता हूं, इसको क्लॉकवाइज में नेम लिख लेते हैं। देखिए तो पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, एंगल यही है 3 4 5 6, इसी तरह से यहां पे दिख रहा है ना। देखिए तो 3 4 5 6 क्लॉकवाइज यदि रोटेट करके देखें तो। अब देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या है, 3 के बाद अल्टरनेट में क्या आएगा, 3 के बाद अल्टरनेट में क्या आएगा जी 5, क्योंकि 4 को छोड़ना पड़ेगा, और फिर 4 से यदि काउंट करें तो कौन आएगा 6, यानी कि इनको क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर हैं। उसी तरह से 4 एंड 6 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए लिख दिया मैंने, एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करें, इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर की यदि अपन बात करते हैं तो वो भी फिर इसी तरह से अपन देखेंगे। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे हैं कौन कौन से, तो देखिए तो एक्सटीरियर एंगल की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 2 7 और 8 ये वाले एंगल्स हैं। क्या है ये एक्सटीरियर रीजन में बने इसलिए इनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब देखिए यहां पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट आता है कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटीरियर एंगल्स का नाम लिख दो। ये बीच वाले जो 3 4 5 6 है इनको आप भूल जाएं, है ना, इनको आप छुपा लीजिए। तो यदि मैं क्लॉकवाइज से नेम लिखने की कोशिश करूं तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या, सबसे पहले एंगल 2 के बाद क्लॉकवाइज में आएंगे तो क्या आएगा 1, फिर नीचे 8 और इसके बाद 7, है ना। अब इनका अल्टरनेट देखिए, 2 के बाद एक छोड़ के एक 8 आएगा, 1 के बाद एक छोड़ के एक 7 आया, यानी कि 2 और 8 क्या है, 2 और 8 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, है ना। 1 एंड 7 क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्लियर है? तो चलिए आइए इसको देखते हैं, यानी कि इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए तो मैंने कहा यहां पे एंगल 2 एंड एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर है। इसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 7 ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर है ये? चलिए तो यहां पे हम लोग की 5 टोटल एंगल के बारे में पढ़े हम लोग कि कभी भी यदि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल 2 डिफरेंट पॉइंट पे मतलब कट करेगी तो उस केस में ये 5 डिफरेंट टाइप के एंगल बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल, इनके बारे में हम लोग देख लिए, 4 यहां पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे हैं, है ना, 4 उनका भी पेयर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने बात कर लिया और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब देखिए यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे इसने ये ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये लाइन L और लाइन M कैसे लाइंस हैं, ठीक है ना। उसने इस तरह का कुछ भी नहीं आपसे बोला है यहां पे कि लाइन L और लाइन M में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। लाइन L और लाइन M में ऐसा कोई रिलेशन है या नहीं है, तो आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि ये पैरेलल है। लाइन L और M के बारे में इसने यहां पे कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि लाइन L और M पैरेलल हो जाए और N इनको ट्रांसवर्स, N जो है यहां पे ट्रांसवर्सल हो, तो उस केस में ये जो एंगल्स हमने लिखे हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे बस ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही पैरेलल होगा
जैसे ये दोनों L और M पैरेलल होंगी तो उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये आपस में बराबर हो जाते हैं। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहां पे वही चीज लिख दिया गया है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस। इस बार दो पैरेलल लाइंस हैं, वहां पे पैरेलल लाइंस का जिक्र नहीं किया गया था। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इफ टू parallel lines are intersected by a transversal, then pairs of alternate interior or exterior angles are equal। ठीक है, इसके बाद pairs of corresponding angles are also equal। फिर एक लास्ट है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए यहां पे एक मैं लाइन जरा ड्रॉ कर दूं, इसके बाद अपन देखते हैं। देखिए मैंने एक लाइन लिया, यहां पे एक ये लाइन, दूसरी एक और लाइन ले लेते हैं, और ये दोनों ही लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीसरी एक लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तीसरी एक लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। आइए देखते हैं। देखिए तो नाम दे देते हैं इन लाइंस का। देखिए मैंने इस लाइन का नाम L दिया और इस लाइन को M बोला। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको मैंने स्मॉल t माना। ठीक है, अब चूंकि ये दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, मैंने इसको P मान लिया और इस पॉइंट को Q मान लिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे इंटीरियर एंगल। यहां पे बन कौन कौन से रहे हैं, तो ये एंगल 1 माना अपन ने, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। क्लियर है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं चारों के चारों। अब एक्सटीरियर रीजन में बात कर लेते हैं, तो इधर मैं बोलूंगा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। क्लियर है, यहां पे कंडीशन क्या है, इसने बोल रखा है कि ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि क्या है, ये जो दोनों लाइनें हैं वो कैसी लाइनें हैं जी, पैरेलल लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइनें, L और M। L और M जो है क्या है, पैरेलल है। तो देखिए इफ L इज पैरेलल टू M, L और M जब पैरेलल होंगे तो पहले क्या बोला कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है यहां पे आया अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में। तो देखिए, तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर यदि अपन देखेंगे यहां से, तो 1 के बाद 2 को छोड़ के 3 आएगा, है ना, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है और ये आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब लाइन दोनों पैरेलल होंगी। तो इसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। यदि लाइन L और M पैरेलल नहीं है तो इनके बारे में, इक्वालिटी के बारे में आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, उसी तरह से अपन बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखिए 5, 6 के बाद 7, यानी कि एंगल 5 इज इक्वल एंगल 7, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंड एंगल 6 एंड एंगल 8 क्या होगा, एंगल 6 एंड एंगल 8 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब बताया मैंने, सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन होना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपसे बोला कि एंगल 3 के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए तो एंगल 3 के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसवर्सल के राइट में है और नीचे वाली इस क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट पे M के ऊपर है, यानी ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप यदि देखेंगे तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये एंगल 3 बना है। इस पॉइंट पे भी जाइए नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो एंगल 6 मिलेगा आपको, है ना। तो यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8 क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 7 भी, एंगल 2 एंड एंगल 7 ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, थर्ड नंबर, ये कहता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए, तो ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन है, ट्रांसवर्सल है ना, ये बीच वाली लाइन, इसके सेम साइड में मतलब इसके राइट में या फिर लेफ्ट में बात करेंगे। तो राइट की बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 3। कह रहा है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने हुए दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है? ये दोनों का सम 180 डिग्री। यानी कि यहां पे एंगल, ये जो तीसरा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। अब देखिए, तो ट्रांसवर्सल के राइट में दो इंटीरियर एंगल अपन ने देखा है, लेफ्ट में भी तो होगा ना, क्योंकि क्या बोला है? सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड यानी लेफ्ट साइड में देखेंगे दो इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल 1 एंड एंगल 4, इसका भी सम क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम क्या होगा जी? 180 डिग्री। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। यानी कि ये तभी होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जब दो लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल नहीं होगा तो उस केस में मैंने बस इतना बताया है कि इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर क्या है, अल्टरनेट में क्या होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं। ठीक है, तो आइए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये यहां पे कंप्लीट होता है इसका जो पार्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे। अब देखिए, यहां पे ये जो पॉइंट है ये इसी चीज से निकल करके आता है। ये पॉइंट क्या है जरा एक बार समझेंगे। बोला है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन दे आर पैरेलल। अब देखिए, वहां अभी इसके पिछली वाली स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हो, दो लाइन L एंड M आपस में पैरेलल हो, तो उस केस में एक ट्रांसवर्सल के द्वारा यहां पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाए जाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बनाए जाते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनाए जाते हैं, उनका सम क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। अब उसी पॉइंट का एक तरह से रिवर्स आपको कंक्लूजन बना दिया। क्या बोला? कि यदि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो आप कह सकते हो कि वो दोनों ही लाइन कैसे हैं? पैरेलल होंगे। ठीक है, और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यदि इक्वल हो तो आप क्या कह सकते हैं? वो दोनों लाइन पैरेलल। यानी कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो तीसरा पॉइंट था, यदि वैसा हो तो भी क्या बोलोगे? पैरेलल बोल सकते हो। किनको? लाइन L और M को। क्लियर है? यानी कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन दे आर पैरेलल इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन तीनों में से कोई भी एक यदि ट्रू हो जाता है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि क्या L और M कैसे हैं? पैरेलल हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मैंने कहा ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है? 40 डिग्री है। तो मैंने देखा कि ये कौन से एंगल है, क्या है, इनमें कोई रिलेशन है। तो मैंने कहा कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और इस लाइन के ऊपर यहां पे 40 डिग्री, ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहां पे भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और इस लाइन के ऊपर यहां पे भी 40 डिग्री है। ये दोनों ही सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन पे हैं, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। क्लियर है? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल। हाँ, यहां पे एक चीज छूट गया है, यहां पे ये छूटा है, इफ के बाद यहां पे आएगा लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। यहां पे लाइन L मतलब M जो है पैरेलल होगा L के। इसको नोट कर लेंगे आप, है ना। इफ इन फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, मतलब ये दोनों ही लाइनें यदि आपस में पैरेलल हैं तो आपको और क्या दिया है? एंड एंगल 1 इज इक्वल 85 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 85 डिग्री है। तो एंगल 2 की वैल्यू बताइए। ठीक है, यहां पे
इसके साथ साथ N और P भी पैरेलल है, ये छूट गया है यहाँ पे लिख लेते हैं एंड एंगल एंड लाइन N पैरेलल टू लाइन P। ठीक है, ये आप इसको लिख लेंगे, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक छूट गया है। ठीक है, इन फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू L एंड N इज पैरेलल टू P और एंगल 1 की वैल्यू 85 डिग्री है तो एंगल 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए देखते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है एक तरह से, है ना। तो देखिए, तो देखेंगे इसको, समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लाइन N और P आपस में पैरेलल है, लाइन N और लाइन P आपस में पैरेलल है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि ये दोनों पैरेलल हैं और एक लाइन M ये इस दोनों ही लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये M जो है ट्रांसवर्सल लाइन होगा, है ना। लाइन M क्या होगा? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल यदि है ये दोनों पैरेलल हैं, तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उस केस में देखिए, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में एंगल 1 और 3 बन रहा है और लाइन P और लाइन N दोनों के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ये दोनों ही पोजीशन सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन है, है ना। तो यहां पे यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल 3 इज इक्वल एंगल 1 किस एंगल से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। और कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि N और P पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है? तो देखिए, अब यानी कि एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 के बराबर है। एंगल 1 की वैल्यू क्या दिया है? 85 डिग्री। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमें एंगल 3 नहीं चाहिए, हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए एंगल 2। अब हम लोग देखेंगे, अब देखिए, अब हम लोग कहेंगे कि लाइन M और लाइन L जो है ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आपको सीधा दिख रहा होगा, P जो है लाइन M और L दोनों को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे एंगल 3 और इस पॉइंट पे एंगल 2, ये दोनों ही एंगल बने, है ना, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हमने बोला था, तीसरा पॉइंट याद कीजिए क्या, कि यदि लाइन M और L यदि पैरेलल हैं तो उस केस में ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने हुए दोनों इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। यानी कि इन दोनों ही एंगल का सम क्या होगा? दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो आइए यहां पे लिख लेंगे, क्या है? एंगल 2 एंड 3 सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। क्या रीजन है जी? बिकॉज एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है ना, इनको आप को इंटीरियर एंगल भी बोलते हो। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है उसको को इंटीरियर एंगल भी अपन बोलते हैं। तो ये दोनों ही एंगल क्या है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, इनको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी अपन बोलते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। यहां पे ये दोनों ही एंगल का सम क्या बन गया? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री आपको बोला गया है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? 180 डिग्री। अब देखिए, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या है? 85 डिग्री। एंगल 2 ये रहा और 180 डिग्री, है ना। एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 85 को आप उधर लेके चले जाएं, 180 माइनस 85 यानी कि कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। ठीक है ना, ये क्या आ गया? 95 डिग्री। तो यहां पे ये आपका कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पे, इन फिगर ABCD एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं।
यहां पे एंगल 1 है ना, इसको, ये एक लाइन है अपन की और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दे रखा है, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये, और 3 ये, एंगल 4 ये, 5 6 7 और 8 ऐसे दे रखा है, ठीक है। ए बी जो है ये वाली लाइन है और सी डी ये वाली लाइन है। डिटरमाइन ऑल एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। एंगल 1 to 8 सभी के सभी एंगल्स को निकालना है, जबकि आपको दिया है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। तो चलिए सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जब भी दो एंगल का आपको रेशियो दिया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कुछ मान लेते हैं ताकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख पाए। तो मैंने लेट कर लिया, लेट रेशियो बी एक्स, ठीक है। तो उस केस में एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x एंड एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 हैं कहां पे। तो देखिए एंगल 1 यहां और एंगल 2 यहां पे। एंगल 1 को यदि आप ध्यान से देखोगे एंगल 1 और 2, तो इन दोनों ही एंगल का, इसको ध्यान से देखना आप, जो ये एल लाइन है यानी कि यहां से इधर को, ये कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो ओपोजिट रे फॉर्म कर रहे हैं, यहां से इधर और यहां से इधर को, है ना। यानी कि ये दोनों ही कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, एक स्ट्रेट एंगल यहां पे फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर, अब यदि लीनियर पेयर होगा तो आपको बताया था उन दोनों का सम कितना 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल कितना 180 डिग्री। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी जी 3x, एंगल 2 की 2x, ये 180 डिग्री के बराबर है, यानी 5x इज इक्वल क्या आ गया 180 डिग्री, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल 180 डिग्री बाय 5, ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। तो यहां से x की वैल्यू, जब आप एंगल 1 इज इक्वल 3x आपने माना है, तो x की जगह रखेंगे एंगल x की वैल्यू 3x की जगह, तो 3 इंटू 36 आप रखोगे, है ना, यानी कि ये कितना आ जाएगा 108 डिग्री। फिर एंगल 2 की जगह आप रखोगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 36 यानी कि 72 डिग्री। क्लियर है, यानी कि आपको ये जो प्रोसीजर यहां पे दे रखा है इसमें दो एंगल ये आपको मिल गए। देखिए तो एंगल 1 की वैल्यू कितना 108 डिग्री और इधर एंगल 2 की वैल्यू कितना, एंगल 2 की वैल्यू 72 डिग्री, ठीक है। अब बोला है कि डिटरमाइन ऑल द एंगल्स, अब देखिए यहां पे इन फिगर ए बी, यहां कॉमा, रुकिए यहां पे छुटा हुआ है, ए बी जो है ये वाली जो लाइन है सी डी की, ये पैरेलल होगा, यहां पे बाय मिस्टेक ये पैरेलल का साइन छूट गया है, ये कॉमा आ गया है, इसको ये करेक्ट कर लें। देखिए इस क्वेश्चन में ए बी और सी डी ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं और एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो 3:2 है। तो डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। तो अब देखिए, अब आपको मैं बता रखा हूं कि यदि ये दोनों ही लाइन क्या होंगे पैरेलल हैं, तो उस केस में बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे कि वर्टिकली ओपोजिट जहां पे भी क्रॉस बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उस केस में ऊपर और नीचे ये दोनों एंगल बराबर, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग यहां पे इसका यूज करते हैं। देखिए यहां पे क्रॉस, यहां पे ये क्रॉस बन रहा है ना, देखिए तो ये हमारा और इस लाइन का क्रॉस बन रहा है, यानी कि इस साइड यदि ये 72 है तो एंगल 4 की भी वैल्यू क्या होगी 72। तो देखिए मैंने लिख दिया एंगल 4 इज इक्वल एंगल 2 एंड
एंगल 3 इज इक्वल एंगल 1, एंगल 2 72 डिग्री है तो ये भी 72 और ये 108 है तो 108 डिग्री। ये इसका रीजन क्या है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए तो दोनों लाइन चूंकि पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में 2 और 6 एंगल बने हैं, है ना, और लाइन ये जो AB है और CD इन दोनों के ऊपर भी 2 और 6 हैं, यानी कि इनका सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन है इन दोनों एंगल का, यानी कि ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो हम लोग बोलेंगे हियर AB पैरेलल CD एंड एंगल, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6, कौन से एंगल से तो बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल 2 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 72 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 1 और 5 भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे ना, 1 और 5, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और AB और CD दोनों के ऊपर बने हैं, यानी कि सेम रिस्पेक्टिव पोजीशन है नॉर्थ और वेस्ट का। इस पॉइंट पे देखेंगे एंगल 1 नॉर्थ और वेस्ट में 5, तो यानी कि यहां पे एंगल 1 और एंगल 5 भी आपस में बराबर हैं, यानी कि ये इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 108, क्या होगी 108 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 एंगल 5 आपको 108 मिल गया, यानी कि 7, 6 और 8 के बराबर, कैसे, वर्टिकली ओपोजिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल 7 इज इक्वल एंगल 5, एंगल 7 इज इक्वल एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल 108 डिग्री, ये वर्टिकली ओपोजिट, और एंगल 6 इज इक्वल एंगल 8 इज इक्वल 72 डिग्री, ये भी क्या है, वर्टिकली ओपोजिट। क्लियर है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ये इसके सारे आंसर आपके निकल के चले आते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है, ये जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तभी आप ये ऐसा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल सबसे पहले क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ट्रायंगल में आपको बोला गया है कि ट्रायंगल क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि अ पॉलीगन विद 3 साइड्स। ठीक है, अ पॉलीगन विद 3 साइड, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, है ना। तो देखिए ये क्लोज्ड फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, AB, BC और CA। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। यहां पे 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के, क्या क्या, AB, BC और CA। ठीक है, इसके बाद 3 एंगल फॉर्म होते हैं, 3 एंगल्स यहां पे फॉर्म होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये और ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहां पे ट्रायंगल के बारे में बस इतना ही कि ट्रायंगल है क्या और यहाँ पे क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो साइड और 3 साइड और 3 एंगल। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है उसको हम लोग 2 चीजों के बिहाफ पे हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। पहला है बेस्ड ऑन साइड और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स। तो आइए सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड के बारे में बात करते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं। इक्विलैटरल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, बराबर हो। मान लो मैंने एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लिया और यहां पे इनकी ये ABC इसका नाम दे दिया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है, इसमें तीनों ही साइड आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीनों ही साइड आपस में बराबर होने चाहिए। अब देखिए तीनों साइड यदि बराबर है तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब है, कोई भी 2 साइड आपस में बराबर हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी 2 साइड यदि आपस में बराबर है, यानी कि यदि AB बराबर BC यदि हमें बोल दिया गया, तीसरे साइड के से कोई मतलब नहीं है अपन को, यदि कोई भी 2 साइड आपस में बराबर है, इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और एस्केलीन ट्रायंगल का मतलब यह है कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब AB डज नॉट इक्वल BC एंड BC डज नॉट इक्वल CA, है ना। यानी कि एस्केलीन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट 2
कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो, और इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल हो। चलिए अब बेस्ड ऑन एंगल की बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो, उसको अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स क्या हो, अक्यूट एंगल हो, यानी कि 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में हो, तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलेंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब यह है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। तो जैसे देखिए यहां पे यदि 120 डिग्री का अपन बना दिए तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक एक डिवीजन था ट्रायंगल के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, बेसिकली एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है ना, तो सबसे पहला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आइए इसको देख लेते हैं कि क्या है और कैसे होता है। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, यहां पे क्या दिया है, हम लोग शॉर्ट में इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है, ABC मैंने एक क्या कर दिया, ट्रायंगल यहां पे बना दिया है ना, और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल क्या है, 180 डिग्री। इसमें क्या प्रूफ करना है अपन को, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल कितना, 180 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, BC के पैरेलल A से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। BC के पैरेलल A से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। A यहां पे P मान लो, यहां पे Q मान लो, PQ एक लाइन ड्रॉ किया पॉइंट A से जो कि BC के पैरेलल है। यानी कि प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, BC लाइन के पैरेलल PQ एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट A से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे मैंने क्या किया, कुछ नेम दे दिए एंगल के। इस एंगल का नाम 1, इसको 2 और इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब देखिए ये जो है क्या है, पैरेलल अपन ने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है ना, इसको अपन ने पैरेलल ड्रॉ किया है। तो उस केस में देखिए तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अब यहां पे हम लोग AC को ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, है ना। जैसे ही आप AC को ट्रांसवर्सल मानोगे तो उस केस में एंगल 3 और एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे या नहीं होंगे। जैसे ही ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे साइड देखेंगे, एंगल साइड PQ जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, और उस केस में मैंने AB को जब ट्रांसवर्सल माना तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो ये अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, ये इक्वल हो गए। अब देखिए, अब आप यदि देखोगे तो यहां पे QAP, एंगल QAP की यदि मैं बात करूं तो यहां पे इस लाइन के एक ही साइड में बनने वाला ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये इसके इस एंगल के जो ओपोजिट रे हैं AQ और AP, ओपोजिट रे फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा एंगल QAP is a straight angle, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। यानी एंगल QAP इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पे देखिए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री, है ना। और देखिए एंगल 1 और 4 के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह एंगल 4 रख दो। ये एंगल
2 की यदि बात करें तो ये तो वही रहेगा। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 5 के। तो यानी कि इन तीनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। एंगल 2 + 4 + 5 इज इक्वल 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री इन ट्रायंगल एबीसी। यही आपको प्रूव करना था। तो ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और एंगल एसीबी इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है? ऑफ ट्रायंगल मीट एट पॉइंट ओ, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मीट करता है, तो प्रूफ कीजिए कि एंगल बीओसी इसके बराबर होगा, 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होगा। तो देखिए, यानी कि यहाँ पे गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एबीसी इसका और एसी बी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पे मीट करता है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, तो मैं यहां पे कहूंगा कि सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए, यदि बीओ बाइसेक्टर है तो यदि ये एंगल 1 है तो इधर वाला भी एंगल 1 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो दोनों ही एंगल इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि एंगल 1 होगा। एंगल ये ओसी बाइसेक्टर है तो ये यदि एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा ना। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल लिखेंगे प्रूफ के लिए। प्रूफ में ट्रायंगल बीओसी में एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री होगा। प्लस ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो यहां से ये हो जाएगा। अब देखिए, मैंने लिखा एंगल बीओसी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन दोनों का सम एक साथ मैंने उस साइड में, राइट साइड में ले जाकर रख दिया। तो यानी कि बीओसी की वैल्यू 180 माइनस इतना आएगा। अब देखिए, अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 को रिप्लेस करना है। इस तरह का कुछ डेटा लाना है एंगल ए से रिलेट करके, यानी कि हमें ये लेफ्ट साइड तो नहीं छूना है, राइट साइड के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने कहा कि एंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी यदि मैं बात करूं तो एंगल ए प्लस, ये देखिए एंगल बी की बात करें तो 2 टाइम्स एंगल 1 होगा ना, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2। एंगल सी क्या है? 2 टाइम्स एंगल 2 है, इज इक्वल 180 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब देखिए, हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल, ये 180 डिग्री एंगल ए लेके आओगे तो इधर एंगल ए होगा माइनस में, तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, ये आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन 2 की, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको, ये एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू यहां पे अपन को रख देना है। तो आइए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एंगल बीओसी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के लिए मैं ये पुट कर दूं, तो यहां से मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, मैंने इसको अलग अलग करूंगा यदि, तो ये 180 डिग्री बाई 2 होगा और माइनस एंगल ए बाई 2 होगा। तो एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंगल बीओसी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री बाय 2 एंड माइनस प्लस एंगल ए बाय 2। देखिए, तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको अलग करेंगे तो माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस 180/2 और माइनस प्लस a/2 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, तो यही चीज मैंने प्लस में लिख दिया। अब ये देखिए, ये 180 डिग्री माइनस ये 90 हो गया और प्लस एंगल a/2। देखिए, ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 90 प्लस एंगल a/2 आएगा, 90 प्लस एंगल a/2 आएगा। ठीक है,
यही चीज हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है ये क्या है और इसका क्या मतलब है। तो कहते हैं ये एक थ्योरम है हमारे पास कि एक्सटीरियर कभी भी किसी भी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो उससे बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ओपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होगा। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया, उसके साइड बीसी को एक्सटेंड किया पॉइंट डी तक, ठीक है। तो पॉइंट डी तक यदि हमने बढ़ाया तो यहां से एसीडी ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, उसको हमने एंगल 4 मान लिया। और ट्रायंगल में एंगल 1 और 2 जो इस एक्सटीरियर के इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स हैं, इसको 1 और एंगल 2 माना है, एंगल 1 और एंगल 2 माना है। तो आइए यहां पे वही चीज लिख दिया है कि गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी प्रोड्यूस्ड, है ना, एंड फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल 4। चलिए तो यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, इसने बोला है कि इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया, एंगल 4 इज इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि एंगल एसीबी को एंगल 5 एंगल 3 मान लेते हैं, एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है। आइए प्रूफ में मैं लिखूंगा, प्रूफ में मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री होगा, है ना। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, या फिर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा हियर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहां से एंगल 4 इज इक्वल मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल 3, है ना, ये इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड 180 माइनस 3 है, माइनस एंगल 3 है। तो यदि राइट हैंड साइड बराबर है दोनों ही इक्वेशन का, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहां से दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, ये अपन का प्रूफ हो गया। तो ठीक है, इसको एज ए रिजल्ट भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये थ्योरम, जब आपका इस थ्योरम को देखते हैं। देखिए बोला है द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीबीसी का बाइसेक्टर बीओ एंड एंगल क्यूसीबी का जो बाइसेक्टर है दोनों पॉइंट ओ पे कट करते हैं, देन आपको ये प्रूव करना है। देखिए यदि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होगा तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाता है, और इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होता है तो उसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होता है उसमें यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यहां पे दे रखा है, हमें गिवन है कि बीओ और सीओ एंगल बाइसेक्टर है। सॉल्यूशन में देखेंगे हमारे पास क्या दिया है, बीओ एंड सीओ आर एंगल बाइसेक्टर्स, आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। अब देखिए यदि ये एंगल बाइसेक्टर हैं और अंदर वाले एंगल को अपन ने 1 माना है, तो ये वाला एंगल भी एंगल 1 होगा, है ना, और ये वाला भी एंगल 2 होगा, बोल सकते हैं, क्योंकि BO क्या है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो उधर वाला 1 है तो इधर भी 1, CO भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये 2 तो ये भी 2, ठीक है। अब हमें ये BOC और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमें सबसे पहले ऐसा कुछ सोचना है ताकि एंगल A रिलेट हो और फिर एंगल O रिलेट हो। तो देखिए एंगल O तो हमेशा ऐसे ही रिलेट होगा कि 1 प्लस एंगल 2 इज प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल में। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि
एंगल ए, देखिए तो यहां पे ए बी सी, देखे तो एंगल ए बी पी की यदि बात करें तो यहां पे ये पूरा एंगल कितना होगा, एक ही साइड में 180 डिग्री होगा ना। यानी कि मैं यहां पे बोलूंगा कि यदि ये एंगल 1 और 1 है तो ये जो एंगल होगा हमारा ये क्या होगा जी, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 होगा, है ना। सिमिलरली इधर वाले एंगल की अपन यदि बात करें तो ये भी होगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 2 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहां से बी सी क्यू की बात करोगे तो 2 टाइम्स एंगल 2 ये भी है, एंगल 2 ये भी है, यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 इधर हो गया और ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी कि 180 इन दोनों का सम होगा, तो 180 में से यदि इन दोनों को घटा देंगे तो ये आएगा। चलिए, तो यानी कि बी ओ और सी ओ आर एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 एंड सिमिलरली एंगल ACB की बात करें, ACB की बात करें तो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल कितना, 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। एंगल A तो एंगल A ही है ना, यहाँ पे एंगल A की यदि अपन बात करें तो एंगल A ही रहेगा। एंगल B को हमने क्या लिखा है, एंगल B को लिखा है ABC को 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1, 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल C को क्या लिखा है, तो 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1 सॉरी एंगल 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल कितना 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस ये कितना बन गया 360, 180 और माइनस 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। यहां से हमें एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं। एंगल A प्लस 360, ये 180 को इधर ला दीजिए माइनस 180 डिग्री और इसको आप उधर लेके जाएंगे तो प्लस का एंगल 1 प्लस एंगल 2 टाइम्स में हो जाएगा। अब ये देखिए तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल एंगल A और ये घटाओगे तो प्लस का 180 डिग्री और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, है ना। यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, एंगल A बाय 2 प्लस 180 डिग्री बाय 2, यानी कि 90 प्लस एंगल A बाय 2, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग BOC ट्रायंगल में यहां पे इसी चीज को अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री। देखिए तो देखिए इस ट्रायंगल BOC में अपन बोलेंगे 1 प्लस 2 और प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर होगा। अब 1 प्लस 2 की जगह अपन को ये पुट करना है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे बोलेंगे एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 अपन लिख सकते हैं, है ना। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 प्लस एंगल A बाई 2 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 प्लस एंगल A बाय 2। अब चूंकि ये ब्रैकेट में होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2, ये घटा दीजिए 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2 आ गया एंगल BOC की वैल्यू। तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली हमारा यूज होगा, यहाँ पे प्रूव हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देंगे, तो थैंक यू सो मच।